नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है चैनल तफ्तीश। मैं आपके साथ हूँ करुणेश कैथल। जब क्रिटिकल सिचुएशन की बात आती है, जब आपकी तबीयत खराब होती है, खासकर जब टीबी जैसी गंभीर बीमारी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी और लंग्स से संबंधित गंभीर बीमारियों से जब आप जूझ रहे होते हैं, उस समय आपको ज़रूरत होती है एक बेस्ट डॉक्टर की, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की। इस समय आप वीडियो को स्किप ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस समय हम बैठे हैं सेक्टर 88 फरीदाबाद स्थित यथार्थ अस्पताल में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल, जो कि इन सारे सिचुएशन में अगर आपकी तबीयत खराब है तो इसके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, खासकर लंग्स, अस्थमा और टीबी के मामले में। मैं इनसे बात करूँगा और इनके एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं इनसे बात करूँगा और आपको इनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अगर कभी अ, इन सब सिचुएशन से अगर आप जूझ रहे हो, भगवान ना करे, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर तक पहुँचाने में मैं मदद कर सकूँ। सर, आपका एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू। मैं सर ये चाहूँगा कि पहले तो आप खुद अपना नाम बताएँ और अपने स्पेशलाइज़ेशन जो है इसके बारे में बताएँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल है और मैं बेसिकली एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं जो लंग्स के स्पेशलिस्ट होते हैं और मैं एक इंटेंसिविस्ट भी हूँ। इंटेंसिविस्ट वो होते हैं जो बेसिकली आईसीयू के स्पेशलिस्ट होते हैं। मुझे दोनों फील्ड में काम करते हुए 20 साल से ऊपर हो चुका है। ग्रेजुएट हूँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अगेन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से और मैंने अपनी क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से की हुई है और अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन का मैं फेलो हूँ। पिछले 20 साल से मैं पल्मोनोलॉजी और आईसीयू दोनों की प्रैक्टिस करता हूँ। सर, अगर मैं ये बात करूँ कि अब तो आपको काफ़ी समय हो गया इन सब इस तरह के मरीजों को देखते हुए। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया हो जब आपको ऐसा लगा हो कि ये जो मरीज़ है काफ़ी क्रिटिकल है इसकी सिचुएशन और इसे मुझे हैंडल करना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर सिचुएशन को देखते हुए ना वो रेफ़र कर देते हैं। लेकिन आपके आज तक के कार्यकाल में कभी ऐसा सिचुएशन आया जब आपको लगा कि नहीं, सिचुएशन तो बहुत खराब है लेकिन इसको मैं हैंडल कर सकता हूँ? देखिए मैं क्रिटिकल केयर का स्पेशलिस्ट हूँ और चूंकि मेरी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी रही है और मैंने बहुत लंबे समय तक क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को मैनेज किया है, तो कितना भी सिक पेशेंट हो, कितनी भी सीरियस कंडीशन में हो, उसको मैनेज करने की कैपेसिटी हमारी होती है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम पे सब लोगों ने बहुत तरह के मरीज को देखा है। एक बहुत यंग 29 साल का लड़का मेरे सामने था, लगभग उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये 5 मिनट भी नहीं बचेगा। जब सब लोग वहां से हट गए तब मैंने ब्रोंकोस्कोपी करके उस पेशेंट को बचाया था। और जब ऐसे इंसिडेंसेस को हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में किसी भी क्रिटिकल सिक सिचुएशन को हम मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देखा, एक्चुअली मैंने जो आपको बताया था, मैं स्पेशली इसलिए डॉक्टर साहब के पास आया था क्योंकि इनके बारे में मुझे जानकारी मिली थी। इन्होंने काफ़ी ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया है और जिस तरीके से इन्होंने अभी बताया, आप समझ सकते हैं कि किन-किन सिचुएशन से इन्होंने मरीजों को बचाया है। सर, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूँगा। स्टूडेंट लाइफ में थे तो अ, आपने क्या सोच कर के मतलब स्पेशलाइज़ेशन लिया था ये सब? देखिए बचपन में ही जब से होश संभाला है ये समझ में आता था कि समाज की सेवा करनी है जी। और जितना मुझे याद है शायद 10 या 11 साल की उम्र में मुझे पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है। और डॉक्टर बनने के लिए इनफैक्ट ऐसा भी एक बार हुआ कि मैंने अपने घर से अलग रह के 1 साल बहुत छोटे बचपन में, जब मेरी उम्र 12 साल थी, मैंने घर से हट के 1 साल पढ़ाई की है मेडिकल साइंस को पढ़ने के लिए और 17 साल की उम्र में हम मेडिकल कॉलेज में चले गए थे। तो ये तो बचपन से पता था कि डॉक्टर ही बनना है। स्पेशलाइजेशन जब मैंने अपना एमबीबीएस खत्म किया था एसएमएस जयपुर से, जी। उसके बाद में मैंने गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन किया था और मैंने वहां पर इंटरनल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की थी। तब हम मुझे वहां के मरीजों को देख करके जिनकी हालत काफी सिक होती है, जिनको हार्ड टू मैनेज होता है या जिनको बहुत इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तब मुझे ये लगने लगा कि यार क्रिटिकल केयर, पल्मोनोलॉजी ये दोनों ऐसी ब्रांचें हैं जहां आप एक्चुअल में मरीज की हेल्प करते हो जब उसको सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो गंगाराम हॉस्पिटल मुझे लगता है एक ऐसी जगह थी मेरे काम करने की जहां पर मुझे लगा कि
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस होती हैं वो पल्मोलॉजी और क्रिटिकल केयर ही होते हैं। अगर मैं बात करूं सर आपके बैकग्राउंड की, मतलब अभी तक किस किस हॉस्पिटल्स में आपने सेवा दे चुके हैं? देखिए, मैंने अपना एमबीबीएस 1999 में खत्म किया है। उस समय मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में था। उसके बाद मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, डीएनबी। उसके बाद मैंने एमडी किया है जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अगेन। उसके बाद 5 साल मैंने अपोलो हॉस्पिटल में काम किया है, 2006 से 2010 तक। उसके बाद मैंने 2 साल सनफ्लैग हॉस्पिटल फरीदाबाद में टीम के साथ में काम किया, अपनी टीम बना करके। उसके बाद 10 साल से ज्यादा मैंने मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम किया। और मेरा इसके पहले यथार्थ हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले लास्ट प्लेस एसएसबी हॉस्पिटल था, जहां मैंने लगभग 1.5 साल काम किया था। जी। और यथार्थ में कब से हैं सर? यथार्थ हॉस्पिटल शुरू हुआ था 1 मई को इसी साल। जी। तो पिछले 4 महीने से मैं यथार्थ हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है। तो ये तो थी सर की थोड़ी सी हिस्ट्री। मैं आपको बताना चाहता कि आपको भी पता चले कि सर कहाँ कहाँ अपनी सेवा दे चुके हैं। 3 चीजों के बारे में सर मुझे पता चला। एक तो टीबी के मरीजों को आप बहुत बढ़िया देखते हैं, अस्थमा और लंग्स के मामले में। अब आप सभी को ना मैं एक थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर इस तरह की परेशानी अगर आपको हो रही है सर, मैं सीधे इस पे आता हूं कि अगर टीबी किसी को मान लीजिए कि अगर उस लक्षण है तो वो कैसे डिटेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा? अगर मैं एज ए मतलब अपने घर में हूं मैं, और तो मैं इस सिम्टम्स को कैसे पहचानूंगा? देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा आपके लिए। ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही सीरियस कंडीशन है। हम सबको पता है कि जब से हमने शायद लिखना पढ़ना शुरू किया है तब से हम टीबी के केसेस को देखते हैं। लेकिन टीबी का ट्रीटमेंट एक्चुअल में हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास अवेलेबल होना शुरू हुआ था। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 4% वर्ल्ड पॉपुलेशन को लाइफ में कभी ना कभी टीबी हो चुका है। और अगर हम हिंदुस्तान का डेटा देखते हैं तो लगभग 25 लाख लोगों को पिछले साल टीबी डिटेक्ट हुआ है। जब हम मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो इसमें से लगभग 1% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो विद इन 1 ईयर एक्सपायर होती है। तो इसका मतलब इसकी मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट दोनों बहुत हाई है। टीबी को डिटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि टीबी 2 तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक होता है पल्मोनरी टीबी, जो ज्यादा कॉमन है, जिसको हम लंग्स का टीबी बोलते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो कम कॉमन है, जो लंग्स के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। बताना चाहता हूं कि टीबी आपके बॉडी में किसी भी हिस्से में हो सकता है। केवल ये सोच लेना कि लंग्स के बिना टीबी नहीं होगा, गलत है। केवल हमारे बाल और नाखून, ये 2 चीजों में टीबी डिटेक्ट नहीं है, अदरवाइज शरीर के हर हिस्से में टीबी होता है। जब हम टीबी के डायग्नोसिस की बात करते हैं, टीबी के डायग्नोसिस के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सबसे पहले देखने पड़ते हैं। कोई मरीज जिसको बुखार आता है, खास करके शाम को बुखार आता है, हल्का बुखार आता है, 99-100 इसके आसपास का बुखार होता है, भूख कम लगने लग जाती है, वजन कम होने लग जाता है, अनएक्सप्लेन्ड, ये टीबी के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहलाते हैं। और इसके ऊपर साइट स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। अगर किसी को लंग्स का टीबी है तो उसको साथ में खांसी होगी, बलगम आएगी, बलगम में खून आ सकता है। इस तरह की चीजें होती है जिससे हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक जांच करानी चाहिए और इलाज लेना चाहिए। शरीर के जो बाकी हिस्सों के टीबी होते हैं उसमें कॉमन हमारे पास लिम्फ नोड टीबी होती है, जिसको हम गांठों का टीबी कहते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी आप एक गांठ देख रहे हो तो उसको इग्नोर कभी मत करो। लंग्स में पानी भर जाता है, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। कहीं आपको लगता है खांसी आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको लंग्स में पानी भरना कहते हैं। किसी को खाने में प्रॉब्लम हो रही है, भूख कम लग रही है, वजन कम होता जा रहा है, पेट में दर्द रहता है, उसमें पेट का टीबी हो जाता है। तो टीबी शरीर के कई हिस्सों में होता है, साइट स्पेसिफिक सिम्टम अलग होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। ये तो आपने लक्षण बताया किस तरीके से लोग पता कर सकते हैं। अगर एकदम से किसी को ऐसा लक्षण पता चल जाए कि मेरे अंदर टीबी के गुण आ रहे हैं या ऐसा लग रहा है, तो प्रायोरिटी लेवल पे क्या करना चाहिए उसको? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको जहां भी डाउट होता है मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अपनी जांच सबसे पहले कराएं। साइट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर लंग्स में टीबी है तो बलगम की जांच आपको बहुत हेल्प करेगी। एक्सरे चेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि बलगम में टीबी 50% लोगों के ही आती है जो रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है। तो केवल बलगम में टीबी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाना टीबी को एक्सक्लूड नहीं करता है।
अगर आपको लक्षण आ रहे हैं तो साथ में आपको चेस्ट का एक्सरे भी कराना है, दोनों चीजों को देखना है। और साइट स्पेसिफिक अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें मान लो गांठों का टीबी है तो गांठों की जांच करानी है, चेस्ट में पानी भरा है या पेट में पानी भरा है तो पानी निकलवा के उसकी जांच करवानी है। इस तरह से हम टीबी का डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी टीबी की बात। मैं थोड़ा सा वक्त आपका और लेना चाहूंगा सर, और अब मैं आऊंगा अस्थमा पे। अब यही सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा अस्थमा के लिए। अगर अस्थमा डिटेक्ट कैसे होता है, मतलब लोग कैसे उसका पता लगा सकते हैं कि मुझे अस्थमा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अस्थमा और दमा ये दो टर्म है, दोनों अलग चीजें हैं जी। अधिकतर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अस्थमा और दमा एक ही चीज है। थोड़ा सा इसको लेमन लैंग्वेज में डिफरेंशिएट करते हैं। अस्थमा यूजुअली यंग एज में शुरू होता है। यंग एज में जब अस्थमा शुरू होता है, बचपन में आपको बार बार निमोनिया होना, बार बार खांसी जुकाम बुखार होना, ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं। सांस चलने लग जाना, छाती तेज तेज चलने लग जाना, ये लक्षण होते हैं। अस्थमा के मरीजों में अधिकतर फैमिली हिस्ट्री होती है कि आपके परिवार में भी और लोगों को इस तरह की दिक्कत होने का पॉसिबिलिटी रहता है। दमा जो होता है वो अधिकतर उन लोगों में होता है जिनको या तो स्मोकिंग का एक्सपोजर रहा हो या पोल्यूशन का एक्सपोजर ज्यादा रहा हो। तो दमा यूजुअली लेट एज में होता है, अस्थमा यूजुअली यंग एज में हो जाता है। अस्थमा में एक चीज और होती है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, वो ये होता है मरीज कहता है मैं ठीक हूं तो बिल्कुल ठीक हूं। अस्थमा एक एपिसोडिक डिसऑर्डर है कि जब आपको प्रॉब्लम है तो है, लेकिन जब आप ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। इसमें कई लोगों को लगता है नहीं मुझे तो ऐसे खांसी जुकाम हो गया। कभी भी आपको लग रहा है कि आपको डिस्प्रपोर्शनेट ब्रेथलेसनेस हो रही है कि मतलब आपकी सांस ज्यादा चढ़ने लग गई है जी। अगर आपको लगता है कि आपकी खांसी बहुत लंबी चल रही है बिना बुखार के, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको अस्थमा के मरीज हो सकते हो आप। एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि अगर आपको सांस में सीटियों की आवाजें आ रही हैं जी, वो एक स्पेसिफिक लक्षण होता है कि ये आपको सांस का रास्ता नैरो हो रहा है आपका, और आपको अस्थमा हो सकता है। इसको कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए हम टेस्ट करते हैं जिसको हम पीएफटी या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें हम लंग्स के टेस्ट करते हैं, लंग्स के छोटे और बड़े हिस्सों की सिकुड़न देखते हैं, प्लस ये देखते हैं कितना फंक्शन कर रहा है और मेडिसिन का क्या इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर। इससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं अस्थमा का। अच्छा, इसमें आपने बहुत सारी चीजें बताई। अस्थमा के अंदर बहुत तरह के कंडीशंस बताए आपने, तो ये भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है हमारी जनता के लिए, पब्लिक के लिए। और अब बात हम करेंगे लंग्स की। सर, लंग्स हमारा कैसे खराब होना शुरू होता है? मैं तो सीधे इसी पे आऊंगा बस, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मतलब इन चीजों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैं एक एज ए पब्लिक मैं अगर बात करूं तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा लंग्स खराब होना शुरू हो गया है? देखिए, लंग्स के लिए एक चीज बता देता हूँ। लंग्स है ना, छोटे छोटे बैलून्स का बना हुआ बहुत बड़ा गुब्बारे जैसी चीज होती है, जिसमें छोटे 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 गुब्बारे होते हैं, और उनका जो एरिया होता है ना, वो आप मान के चलो एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एरिया होता है। जब हम पैदा होते हैं या बहुत यंग एज में होते हैं, तो अगर मेरे लंग्स 100% काम कर रहे हैं तो उसमें से मेरी जरूरत केवल 25% ही होती है और 75% रिजर्व रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा वो रिजर्व पोर्शन कम होने लग जाता है। तो एक तो उम्र के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी कम होगी ही होगी। इसमें भी हमें ये समझ में आता है कि हमने अपने अपने सोसाइटी में बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, 2-4 कदम चढ़ते हैं, सीढ़ियां सांस चढ़ने लग जाती है। तो एक बहुत बड़ी वजह उसकी ये होती है। जिन लोगों को पोल्यूशन एक्सपोजर होता है, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि ना चाहते हुए भी हम सारे लोग रोज के 17 सिगरेट रोज पी रहे हैं। बिल्कुल। इतना पैसिव एक्सपोजर हमें मिल ही रहा है जी। तो एक्टिव एक्सपोजर ना करें, पैसिव तो हमें मिल ही रहा है। जितना हो सके स्मोकिंग से आप बच के चलिएगा। सही बात। हिंदुस्तान में केवल एक सिगरेट या बीड़ी स्मोकिंग ही नहीं, एक बायोफ्यूल एक्सपोजर, चूल्हा और तरह का धुआं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको खांसी लंबे समय तक रह रही है, आपको सांस चढ़ने लग रही है, आपको कुछ सीढ़ियां चढ़ने में ही दिक्कत हो रही है, तो ये चीजें बताती है कि हो सकता है आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा लंग्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बहुत तरह के वायरस के इन्फेक्शन होते हैं। आपने सुना होगा कोविड में वायरल इन्फेक्शन लंग्स का है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू वायरस, ये बहुत तरह के वायरस होते हैं जो आपके लंग्स में हो जाते हैं। बहुत तरह के निमोनिया होते हैं
जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो हम न्यूमोकोकल बोलते हैं जिनको, ये हमारे लंग्स को काफी खराब करते हैं। टीबी एक बहुत कॉमन चीज है जो लंग्स को खराब करती है। इसके अलावा कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे लंग्स को खराब करते हैं। सो एक हमारे पास हो गया पोल्यूशन एक्सपोजर, एक हमारे पास हो गया इन्फेक्शन। इसके अलावा जो तीसरी चीज हमारे पास होती है वो होती है कैंसर्स। लंग्स के कैंसर बहुत कॉमन चीज होता है, खास करके जिन लोगों को पोल्यूशन एक्सपोजर या स्मोकिंग एक्सपोजर ना हो। तो इस तरह से हमारे लंग्स खराब होते हैं। डिटेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली लंग फंक्शन टेस्ट, जो मैंने बताया पीएफटी जरूरत होता है, जो हमारे फंक्शंस बताता है। एक्सरे टेस्ट हमें बताता है कि लंग्स में कोई मेजर इशू है जिसको हम पकड़ पाए, या फिर हमें सीटी स्कैन के ऊपर जाना है जो हमें फुल प्रूफ बताता है कि हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लंग्स के खून की नलियों की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। उसके लिए हमें सीटीपीए करके एक सीटी स्कैन होता है, वो हमें करना पड़ता है। चलिए, आपने बहुत ही विस्तार में बताया इन तीनों चीजों के बारे में। अब एक छोटी सी चीज में जानना चाहूंगा, छोटी सी मतलब चीज मैं कह रहा हूँ लेकिन है वाकई में बहुत बड़ी बात, कि हम इन तीनों चीज या वैसे भी हम हेल्दी रहने के लिए हमें बेसिक लेवल पे अपने घर के लेवल पे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, एक तो हमने अभी डिस्कस किया कि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज उसमें से अपने आप को जितना हो सके एक्सपोजर फ्री करो, चूंकि हमें पैसिव स्मोकिंग फ्री में मिल रही है, जितना हो सके एक्टिव स्मोकिंग से बच के चलिएगा। दूसरा, जितना हो सके बायोफ्यूल एक्सपोजर से बच के चलिएगा, धूल धुआं जितना हो सके उसके बच के चलिए। कई ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती हैं, खास करके जो लोग खदानों में काम करते हैं, क्रैशर्स पे काम करते हैं, उसमें अगर आप काम करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने मास्क फेस को कवर करके चलें, जिससे कि इस तरह का एक्सपोजर आपका बच सके। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपके लिए। अगर हम ओवरऑल पूरी बॉडी की हेल्थ की बात करते हैं तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूं, अपनी बॉडी को आप हेल्दी कैसे रख सकते हो। एक गिनती होती है 1 to 9, 1 से 9 तक की, ठीक है। इसमें 9 पॉइंट है, जिसने इसको फॉलो कर लिया ना, वो अपने आप को 99% हेल्दी रख सकता है। और वो मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको जी। देखिए, 9 का मतलब होता है 9000 स्टेप इन अ डे। रोजाना आपको 9000 कदम चलना ही चलना है। 8 का मतलब होता है 8 गिलास वाटर इन अ डे। दिन में 8 गिलास पानी पीना ही पीना है। 7 का मतलब होता है 7 आवर स्लीप इन अ डे। रात को 7 घंटे आपको सोना ही सोना है। 6 का मतलब होता है 6 मिनट मेडिटेशन इन अ डे। रिलैक्स करेंगे, 6 मिनट आप आराम से मेडिटेशन करेंगे या ध्यान करेंगे। 5 का मतलब होता है 5 टाइम्स वेजिटेबल एंड फ्रूट इन अ डे। कॉमन चीज है, आजकल हम पिज्जा बर्गर की जिंदगी जी रहे हैं और ताजा फल फ्रूट खाना ही भूल गए हम, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम की चीज होती है। 4 का मतलब होता है 4 शॉर्ट ब्रेक्स व्हाइल वी आर वर्किंग। 4 बार अपनी लाइफ में हमें, पूरे दिन में 4 बार हमें कम से कम छोटे छोटे ब्रेक लगाने चाहिए। 3 का मतलब होता है 3 गुड हेल्दी मील्स। आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड है, हम मील्स को स्किप कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर हम मील्स को स्किप करेंगे तो हम कुछ उल्टा पुल्टा उठा के खा जाते हैं, वो रिस्की होता है हमारे लिए। तो आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही करेंगे। 2 का मतलब होता है डिनर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर स्लीप। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले आपको अपना खाना खाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक होता है बॉस, पूरे दिन में एक गुड एरोबिक एक्सरसाइज, कम से कम आधे घंटे की एक अच्छी एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर हम ये 1 से 9 तक की चीजों को फॉलो करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपके हेल्दी रहने की प्रोबेबिलिटीज 99% है। चलिए, तो काफी कुछ आपने बताया और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने सारी बातें बताई, बीमारियों के बारे में बताई, उनसे बचना कैसे है बताया, उनके लक्षण क्या हो सकते हैं बताया। मुझे पूरा भरोसा है कि यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को रोके नहीं, लगातार शेयर करते रहें ताकि डॉक्टर साहब के बारे में भी आपको पता चले और इस वीडियो से डॉक्टर साहब ने जो बताया वो भी ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे और उसका लोग फायदा उठा पाए। तो मैं तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल और इस समय हम यथार्थ हॉस्पिटल में हैं, सेक्टर 88 फरीदाबाद में, और आपने देखा सारी बीमारियों के बारे में हमने बात करी। तो इसी तरीके से सिलसिला ये जारी रहेगा और हम नेक्स्ट जो यहाँ के स्पेशलिस्ट और डॉक्टर होंगे अपने इस क्षेत्र में, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और आप तक उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें चैनल तफ्तीश। धन्यवाद सर।